तो स्टूडेंट स्वागत है आपका डीएसएलआर एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि हम अभी अपना एक चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का, इसमें हम काफी बातें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे हैं। अभी हमने शुरू किया था और जाना था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अन्य अधिकारों से अलग हैं। जैसे हमारे ह्यूमन राइट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, सिविल राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, और उनसे ये किस तरीके से अलग है, इन सभी बातों को हमने देखा था। उसके बाद में हम अपने मेन आर्टिकल्स पे आए थे और आर्टिकल 12 में हमने देखा था कि किस तरीके से स्टेट को डिफाइन किया गया है। और उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 में है उसको हमने देखा था। फिर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की हमने बातें बहुत ही डिटेल में की थी, जिसमें इक्वलिटी की बात की गई थी, छुआछूत से बातों के अंत की बात की गई थी, और उसके बाद में उपाधियों के अंत की बात की गई थी, और किस तरीके से रिजर्वेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आया है उनके बारे में भी बात की गई थी। इन सभी के बाद हमने अपने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 19 के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की थी, जिसमें हमने डिफरेंस क्या होता है लिबर्टी में और फ्रीडम में उसको जाना था। और उसके बाद हमारा जो प्रयास था वो ये था कि आर्टिकल 19 को बहुत ही डिटेल में किया जाए, क्योंकि हाल के समय में अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे काफी विवाद होते रहे हैं। इसलिए हमने उसको बहुत ही डिटेल में लगभग 30 मिनट्स का एक हमने लेक्चर लिया था उस पे। उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आर्टिकल 20, 21, 22 पे हम फोकस करेंगे। और उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं, अगर हम प्री के अकॉर्डिंग देखें तो उनमें बहुत ज्यादा कुछ पॉइंट्स बचते नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वो सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं काफी विवादास्पद हैं, क्योंकि उसमें 25 से लेकर 28 तक के जो टॉपिक हैं आर्टिकल के, वो सारे के सारे मैटर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाते ही रहते हैं और उनपे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, फिर रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है और फिर विचार चलता रहता है। इसलिए वो सारे जो मुद्दे होते हैं वो हमारे मेंस के लिए चले जाते हैं। उनको हम अपने मेंस के सिलेबस में कवर करेंगे जब हम मेंस का टॉपिक देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल 20 के विषय में। आर्टिकल 19 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पुराने लेक्चर्स जो पॉलिटी के हमारे हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहती है। जैसे हमने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमारे देश में आया है, और हमारे संविधान सभा ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, उसको हमने बहुत ही डिटेल में देखा था। और प्रियम्बल के एक एक कीवर्ड, सोवर्निटी हो गया, रिपब्लिक हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, इन सभी चीजों को भी हमने बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है। तो ये सारी बातें आप वहां से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हम आज फंडामेंटल राइट्स पे बात करने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज ये फंडामेंटल राइट्स का लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 की जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संविधान में क्यों, सबसे पहली चीज तो यही आती है क्वेश्चन में कि आखिर आर्टिकल 20 संविधान में क्यों है और किस प्रकार से है, ठीक। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हमको बनानी होगी, क्योंकि देखिए, जैसे अगर हम सिर्फ आर्टिकल्स को याद करके जाएंगे तो आज के समय में पेपर उस तरीके के नहीं बनते हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होते हैं और हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है? उसका बेसिक रीजन यही है कि आज भी हिंदी मीडियम आर्टिकल्स को याद करने में लगा हुआ है, हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ेगा और हर चीजों को पॉलिटिकल एंगल से देखने का प्रयास करता है। और यही कारण होता है कि वो प्री का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। आज जो क्वेश्चंस आते हैं वो थिंकिंग बेस्ड आते हैं, इसलिए हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हर एक चीज आर्टिकल में क्या है वो तो अपनी जगह है, मैचिंग वगैरह करने के लिए आ गया, लेकिन उसकी बेसिक थिंकिंग क्या है उसके बिहाइंड की, वो हमको समझना होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 की अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो क्या होगा, हम उसको बात करते हैं। देखिए, हमने आर्टिकल 19 से 22 तक की जब हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि आर्टिकल 19 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। हमने बात की थी कि इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और
स्पीच की स्वतंत्रता सबसे अधिक रखी गई थी। ठीक है, हमने ये आर्टिकल 19 में देखा था कि जो 6 अधिकार हमको दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को दी गई तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की दी गई है। ठीक, लेकिन क्या हमको पूरी तरीके से दिया गया है? नहीं दिया गया है, हमने देखा था। और पूरी तरीके से कहाँ है? पूरी तरीके से यूएसए में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूएसए में तो हमको ये पूरी तरीके से मिलता है। और यहीं पर हमने बात की थी कि लिबर्टी और फ्रीडम, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमने जाना था कि फ्रीडम का मतलब होता है कि किसी की दासता से मुक्ति। ठीक है, आप किसी के स्लेव हैं या आप किसी के अंडर में हैं, सिर्फ उससे आपको जो मुक्ति मिलती है उसका मतलब होता है फ्रीडम। और लिबर्टी जब हम आते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस आ जाता है। ठीक है, उसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दायरा किस सेंस में बड़ा होता है? आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि दायरा जो बड़ा होता है वो इसलिए होता है कि वहां पर आपको दूसरे की दासता से तो मुक्ति मिलती है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी अपनी कोई सोच है, आपकी कोई पहल है, तो उसमें भी आपको करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, चलिए अधिकार तो मिल गया, लेकिन कभी कभी मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि आपको अधिकार तो दे दिया गया, ठीक है, लेकिन सरकार इस तरीके के कानून बना दे कि आप अपने उन अधिकारों को यूज ही ना कर सको। सरकार इस तरीके के कानून बना दे कि कल से भाई आप नहीं जा सकते कहीं पे, आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, इस तरीके के नियम बना दे। ठीक है, या कल की आज आपने कुछ किया, कल की डेट में सरकार कहे कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, चूंकि आपने इसको किया है इसलिए आप दंड के भागी बन गए हैं। ठीक है, मतलब आपको पता ही नहीं था कि आप आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना मना है, लेकिन कल सरकार कानून बना दे और कह दे कि आपने कल ऐसा किया था और आज से ये हमने बंद कर दिया, इसलिए आप चलिए जेल में। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हो जाएंगी अगर, तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप तो हमेशा डर में रहेंगे, जीते ही ऐसे रहेंगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ये कर दे, सरकार वो कर दे। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, तो इन तरीके के सरकार इस तरीके के अगर कानून वगैरह बना दे तो फिर आप क्या करेंगे? तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार, संविधान निर्माताओं ने हमको क्या किया, एक हमको प्रिवेंटिव रक्षोपाय दिया है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो बने रहें, जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें कोई कमी कटौती वगैरह ना हो सके। और दूसरी चीज ये रहती है कि अगर सरकार इस तरीके से करती है कि कोई कानून वगैरह इस तरीके से बना दे कि जिसमें आपको कहे सरकार कि आप ये काम अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल आपने ऐसा किया था इसलिए आप चलेंगे जेल, तो सरकार नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि कोई भी कानून जो बनाएगी सरकार वो बैक डेट से प्रभावी नहीं होंगे। आप अगर रोड पे आज जा रहे हैं और आपकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर उस दिन में उसकी सजा उम्र कैद है तो आपको उम्र कैद ही होगी, आपको फांसी उसके लिए नहीं मिल सकती है। मतलब जिस डेट को आपने ये काम किया है उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात जैसे कुछ होती है क्या कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार रहेगा। अगर कोई आपको जबरदस्ती, जैसे आप पुरानी फिल्मों में देखते होंगे या सीरियल्स वगैरह में काफी देखने को मिलता है कि जब आप जाते हैं कोर्ट में तो अक्सर इस तरीके की बात कर दी जाती है कोर्ट के सामने कि भाई हमसे तो पुलिस ने जबरदस्ती 3rd डिग्री देके उगलवा लिया था, ये बुलवा लिया था। तो वहां पर वैसी बातें होती हैं कि जबरदस्ती आप किसी को के ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को खुद के विरुद्ध ही गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आर्टिकल 21, 20 और 22 में इंडिविजुअल के लिए कुछ रूल रेगुलेशन, मतलब इस तरीके के नियम कानून बनाए गए हैं, समय समय पर उनके परिवर्तन भी होते रहे हैं कि आपकी जो डिग्निटी है वो बनी रहे, आपकी जो डिग्निटी है वो बनी रहे। और
ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेकर आर्टिकल 20, 21 और 22 बने हुए हैं। 19 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो क्या करता है कि नागरिकों को एक अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है, और व्यक्ति पर एक कानूनी बाध्यता जो होती है उस पर स्पष्ट कर देता है। ठीक, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से करता है। ठीक है, भारत के नागरिकों को दंड से संरक्षण प्राप्त करने के लिए एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड से बचाव, मतलब अगर आपने एक ही अपराध किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आज आपने कोई चोरी कर ली, ठीक है, आपने चोरी कर ली है और पिताजी की जेब से 1000 रुपए निकाल लिए, तो पिताजी ने आज आपको कूट दिया बढ़िया से, ठीक, दूसरे दिन आप जाओ और पिताजी को याद आ जाए कि कल इसने 1000 रुपए निकाले थे, पिताजी दोबारा दे दें, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि पिताजी तो भाई पिताजी वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी ही घटना आप बाहर कुछ कर लें, आप कहीं चोरी कर लें, ठीक है, एक अपने मान ली कहीं चोरी कर ली है, तो पुलिस उसके लिए आपको पकड़ के ले जाएगी, सजा दे देगी। 6 महीने बाद पुलिस को फिर से याद आ जाए यार इसने चोरी की थी, इसको फिर से ले जाते हैं जेल, तो वो चीज नहीं कर पाएगी। पिताजी कर ले रहे थे भाई, घर की बात थी, लेकिन पुलिस ये नहीं कर सकती है, ठीक है, तो डबल बातें मतलब आपने गलती की है उसके लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। साथ ही किसी वक्त व्यक्ति को गवाही देने या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप प्रेशराइज करके किसी को गवाही नहीं दिलवा सकते हैं, ना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी जैसे आप याद करेंगे तो एक नोएडा में कांड हुआ था और इरफान खान की एक मूवी भी उसमें आई थी, काफी अच्छी मूवी हुआ करती थी, जिसमें ये आरोप लगा था कि उस लड़की की हत्या उनके पेरेंट्स ने ही कर दी थी, ठीक है, सर्वेंट की भी बात हुई थी। तो उसमें फिर पुलिस को ये लगा था कि हम एक होता है ना कि इंजेक्शन वगैरह देके फिर नींद में ले जाते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि वो क्वेश्चंस उससे करते हैं, जबकि उस सेंस में नहीं होता है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा है कि भाई वो उसको पूरी तरीके से माना नहीं जाएगा और बिना परमिशन के भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा वहां पर इस आर्टिकल 20 का ही एक तरह से क्या होता है, उल्लंघन हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवॉइड किया है हर तरीके से कि आप किसी को बाध्य करके या इस तरीके से कि वो अपनी चेतना में नहीं है, आप उससे गवाही या साक्ष्य नहीं दिलवा सकते हो, ठीक है। और किसी भी घटना के उपरांत कानून बनाकर भूतकाल की घटना के लिए दंडित नहीं कर सकते हैं। मतलब वही अभी हमने बात की थी कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बैक डेट से आप कह दो कि भैया उस दिन सजा कुछ और थी और आगे आपने और कुछ प्रावधान बना दिए, तो उस डेट से ऐसे नहीं होगा कि आप नए वाले प्रावधान से आप उसको सजा दे दोगे। जिस तारीख को उसने क्राइम किया हुआ है, आप उसी तारीख से उसको सजा देंगे, ठीक है। आगे आप कोई भी कानून बनाते रहिए, आगे बहुत कानून का उल्लंघन करने वाले लोग मिलेंगे, उन पर आप अपने प्रयास करते रहिए, ठीक। तो ये बातें होती हैं आर्टिकल 20 में। अब आते हैं हम आर्टिकल 21 के विषय में। आर्टिकल 21 के विषय में आते हैं, फिर हम ये कुछ इसमें केसेस भी हुए उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए आर्टिकल 21 में आते हैं। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शुरू में तो ना इसको बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट में देखा गया था। इसमें एक तरह से हम बात करें अगर आर्टिकल 21 की, तो जो बात करता है बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक इंडिविजुअल की स्वतंत्रता की बात करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल के उदारवाद की बात करता है। मतलब इंडिविजुअल को क्या क्या चाहिए एक जीवन को जीने के लिए, उन सभी पर बात करता है ये। और समय समय पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट भी सुनाए हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे मैटर्स भी आते रहे हैं, ठीक है। अब कैसे देखते हैं थोड़ा सा हम, देखिए इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीवन की स्वतंत्रता, प्राण देह आत्मा, आपको अपना जीवन जीना है तो आपके लिए अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी, आपको आपके देह की, आपकी आत्मा जो नश्वर मानी जाती है, ठीक है, अजर अमर मानी जाती है, उसके लिए आपको जो कुछ चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। अब उसके लिए अगर आपको जीवित रहना है तो नींद तो चाहिए ना, खाना चाहिए,
पीना चाहिए, ठीक है। पीने में जल की आवश्यकता होती है, दूध की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो जो बेसिक नीड्स हैं वो, बाकी जो चीजें हैं उसको हमारे डीपीएसपी में प्रतिबंधित किया गया है, ठीक। तो जो बेसिक हमारी नीड होती है जीवन जीने के लिए, उनकी आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। मतलब नेचुरली जब एक व्यक्ति पैदा हुआ तो उसको अपना जीवन यापन करने के लिए अपने जन्म से लेकर कब्र तक जो जो चीजें चाहिए, हर एक चीज की स्वतंत्रता उसको है आर्टिकल 21 के तहत। हर एक चीज की उसको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसको जो है शुरू में बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट में लेके चला जाता था, इस पे उतना बल नहीं दिया जाता था, ठीक है। और एक गोलकनाथ का मामला आया था 1951 में, जिसपे हमने पहले भी बातें की हुई हैं। और उसमें हमने देखा था कि उस समय वही कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसपे हमने पहले भी बात की हुई है कि उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्हीं का प्रभाव हुआ करता था, और संविधान जो हमारा ये था, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ करता था। ऋषभ पंत भी आउट हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। चलिए ठीक है। और इस तरीके से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बात की थी कि आर्टिकल 19 अपनी जगह है और आर्टिकल 21 अपनी जगह है। इन दोनों को मिलाकर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 19 को ध्यान से देखिए तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है वो। लेकिन आर्टिकल 21 और 19 में जब आप मिलाते हैं तो 19 उससे भी ज्यादा बड़ा कहीं ना कहीं 21 हो जाता है। लेकिन उस समय चूंकि संविधान निर्माताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था और न्यायपालिका उतनी एक्टिव नहीं थी, इसलिए इसमें ऐसी बातें रखी गई कि भाई बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं है, 21 को उतना प्रभावी नहीं माना गया। लेकिन बाद में मेनका गांधी का वाद जब आया तो ये बातें की गई कि जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है, इसको हमेशा साथ में पढ़ा जाएगा, इसको हमेशा साथ में पढ़ा जाएगा। तो 19 से आपको क्या मिल रहा था, एक लिबर्टी मिल रही थी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही थी। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता तो आपको मिली ही मिली, साथ में यहाँ पर प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार हैं वो भी मिल गए, नेचुरल आपके जो राइट्स हैं वो भी मिल गए। अब आप बताइए, आज के समय में बिना शिक्षा के जीवन यापन संभव है क्या? जाहिर सी बात है, नहीं संभव है। इसीलिए जो शिक्षा का अधिकार हमारा डीपीएसपी में था, उसको उठाकर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में लाया गया 21A में, और शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बनाया गया अटल बिहारी की सरकार द्वारा 2002 में, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक और चीज क्लियर हो जाती है, हम अक्सर सुनते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स में क्या कमी की जा सकती है या संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, डीपीएसपी से उठाकर हमने यहाँ पर अगर शिफ्ट किया है तो मतलब हमने फंडामेंटल राइट्स में संशोधन ही तो किया ना। और संशोधन किस तरह से किया कि हम आपके अधिकार को बढ़ा रहे हैं, हम आपके अधिकार को बढ़ा रहे हैं। तो आपसे अगर कोई ये प्रश्न करता है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो संशोधन किया जा सकता है। और आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा बाद में दिया गया, 2002 में दिया गया, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसको कमी नहीं बताया, नल एंड वॉइड नहीं किया, बल्कि इसको आवश्यक ही बताया। तो मतलब आर्टिकल 21 में जो भी हमको जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। और इसी में हमारी व्यक्ति की गरिमा, जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें हम क्या बातें करते हैं कि व्यक्ति की गरिमा को हम बनाए रखेंगे। और यहीं से कहानी आती है कि जीवन जीने के लिए व्यक्ति की गरिमा का होना भी आवश्यक है, उसकी डिग्निटी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति एक अपनी डिग्निटीफुल लाइफ नहीं जी पा रहा है तो उसकी लाइफ का कोई उतना मीनिंग नहीं रह जाता है। और इसी बात को लेकर अगर बात करें तो एक विवाद सामने आया था आधार की योजना जब आई थी। आधार में क्या होता है आप जानते हैं, सारी की सारी डाटा एक प्रकार से हम दे देते हैं, अपना पूरी प्राइवेसी हम दे दे रहे हैं सरकार को। लेकिन यहीं पर कहां पे कॉन्सेप्ट बन जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, इससे हमारी
प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि सारे के सारा डाटा अगर आपने दे दिया तो गवर्नमेंट उसका कुछ यूज कर सकती है, या फिर कुछ ऐसे हाथों में वो चला जाए, असामाजिक तत्वों के हाथों में, कि वो उसका मिसयूज करने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर इस बारे में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट देते हुए इसको आवश्यक तो माना कि सरकारी योजनाओं को सुगम बनाया जा सके, लेकिन इसका ये इस तरीके से प्रयोग नहीं होगा कि ये कंपलसरी एकदम से रहेगा कि हाँ देना ही देना है। सरकार को इस तरीके के कानून बनाने चाहिए कि व्यक्ति की जो गरिमा है, उसकी जो प्राइवेसी है, वो बनी रहे। और उसके बाद थोड़े बहुत सरकार ने संशोधन भी किए हैं। तो इस तरीके से जब व्यक्ति की गरिमा जैसी चीजें हो गई, प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार हो गए वो चीजें हो गई, शिक्षा का अधिकार हो गया वो हो गया, और आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार हैं वो भी कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है वो 19 को लेकर और 21 को लेकर दोनों को साथ में करता है। तो यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो 21 को बहुत ही ज्यादा व्यापक बना देता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं हम। जीवन की स्वतंत्रता, प्राण, देह, आत्मा, संबंध, प्रकृति प्रदत्त अधिकार, धूप चाहिए आपको, हवा चाहिए, रोशनी, पानी, जितनी चीजें चाहिए सब आपके लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, उदारवादी विचारधारा पर बल देता है, सशक्तिकरण, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता, उदारवाद से प्रेरित, वही सारी बातें अभी हमने जो की थी। 1951 गोपालवाद मामले की अगर हम बात करें तो 21 में आर्टिकल 19 शामिल नहीं माने जाने का इसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। बाद में 1978 में आर्टिकल 21 का क्षेत्र बहुत ही व्यापक माना गया, क्योंकि आर्टिकल 19 को भी इसमें अंतर्निहित मान लिया गया। और जैसे आपका स्वच्छ जल पूर्ति का अधिकार, निजता का अधिकार, इवन आप बालिग हो जाते हैं तो प्यार मोहब्बत का अधिकार, आपको किसी से भी अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार, सब अधिकार जितने अधिकार आपके हैं ना सब इसी में है। ठीक है। नींद लेने का अधिकार, कल अगर आप 8 बजे तक सोए, मम्मी आके डंडा मारे पानी डाल दें, तो आप कह सकते हैं कि भैया नींद मेरा अधिकार है। ठीक है। तो नींद लेने का भी अधिकार है। दूसरा ये इच्छा मृत्यु, ये टॉपिक थोड़ा सा विवादास्पद हो जाता है। देखिए ब्रिटेन वगैरह जो देश हैं वहां पे थोड़ा बहुत कहीं कहीं देशों में इच्छा मृत्यु को एक अधिकार दिया गया है। और हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को एक आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स मानते हुए सरकार को ये आदेश दिया कि आप इसके लिए कानून बनाइए। हालांकि सरकार ने अभी कोई कानून ऐसा नहीं बनाया, लेकिन कुछ उन्होंने गाइडलाइंस इस तरीके से दी हुई। कानून क्यों नहीं बनाया है? अब न्यायपालिका हर एक चीज में अपने विचार तो रखती है, ठीक है, और सरकार भी अपने विचार रखती है। लेकिन सरकार का अगर दायित्व कहें तो कहीं ना कहीं सरकार जनमानस से जुड़ी हुई है, और जो सरकार समाज में समस्याएं हैं उसको भी उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर आप बात करें, अभी हमने प्यार मोहब्बत वाली बातें की थी ना, तो प्यार मोहब्बत की बातों में खाप पंचायत आपने सुना ही होगा। कल की डेट में ऐसी बातें अगर कर दी जाए कि भाई किसी को विवाह करने का मन हुआ, जाति अलग है, तो खाप पंचायत के नाम पर उसको पहले कहीं एडमिट कर दिया गया, डॉक्टरों से एक सर्टिफिकेट बनवाया गया कि ये बचने की कोई संभावना नहीं है, और बस। ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? उसी तरीके से कई वृद्ध लोग होते हैं जिनको उनके परिवार वाले छोड़ आते हैं। वाराणसी वगैरह में अक्सर हमको इस तरीके से देखने को मिलता है कि काफी लोग कहते हैं लिवा जाते हैं वहां पर, और उसके बाद कहते हैं हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, और जिंदगी बीत जाती है, आते नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस तरीके से ब्रह्मास्त्र मिल सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो इच्छा मृत्यु है, इसके कुछ टफ रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये कानून वगैरह में नहीं आ सका है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको इच्छा मृत्यु को क्या फंडामेंटल राइट्स में माना जा सकता है, तो एज पर सुप्रीम कोर्ट या इसमें काउंट होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, हमने बात कर ली। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि यह मानवाधिकार चार्टर की भांति है। मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या होते हैं? हमने बात की ना, प्रकृति प्रदत्त अधिकार जो नेचुरली आपके राइट्स हैं वही तो होते हैं, और यहाँ भी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये मानवाधिकार चार्टर की ही तरह हैं।
मानवाधिकार के सभी अधिकार इसमें शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट का यह विचार क्रमशः बना है। क्रमशः मतलब समय समय पर, जैसे गोलकनाथ का मामला आया, फिर मेनका गांधी का मामला आया, फिर निजता के अधिकार के लिए गए, फिर किसी अधिकार के लिए गए, इस तरीके से जाते जाते एक क्रमशः सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बताया है। नागरिक अधिकार के विरुद्ध, विशेषकर जीवन की स्वतंत्रता के विरुद्ध न कोई कार्यपालक शासनादेश लाया जा सकता है, न विधायिका कठोर कानून बना सकती है। न्यायपालिका किसी नागरिक के विरुद्ध बिना युक्त कारण के कठोर रवैया नहीं रख सकती है। ठीक है, जब तक कोई एक बहुत ही ठोस कारण ना हो, और वो ठोस कारण आप जानते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, तो उसके बिना ये सब संभव नहीं है। बाकी सारी स्वतंत्रता है। आप कसाब का ही उदाहरण दे लीजिए, सब जानते थे लेकिन सब कुछ हमने फॉलो किया, हमने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो की, क्योंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही ऊपर रखा गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें जैसे और आधार संकल्पना, निजता का अधिकार, थोड़ा सा टॉपिक हमने ऑलरेडी टच कर दिया। इच्छा मृत्यु, बहु संस्कृतिवाद, यूनिवर्सल सिविल कोड, ये इस टॉपिक में हमारे मेंस के हो जाते हैं। जैसे देखिए कई सारे धर्म हैं, हर धर्म की अपनी एक मान्यता है। ठीक है, तो सरकार डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में जब आप जाते हैं तो वहां पर यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की है कि सभी के लिए एक समान कानून होने चाहिए। लेकिन अगर सभी के लिए एक समान कानून ले आ देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत जो अंतर्निहित है एक दूसरे में, वो स्वतंत्रता तो नहीं लोगों की बाधित हो रही है। तो इसको लेकर ये कुछ विवाद हो सकते हैं, बहुसंस्कृतिवाद में भी वो चीज आ सकती है। तो ये हमारे जो टॉपिक बन जाते हैं वो मेंस को रिलेटेड हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 22 में है, आर्टिकल 22 की अगर हम जैसे बात करते हैं तो जैसे आपने अगर कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, ठीक है, लेकिन पुलिस आ गई आपको लेने, तो पुलिस आपको आ गई लेने के लिए तो ऐसे आपको उठा के नहीं ले जा सकती है। उसको प्रॉपर आपको रीजन बताना होगा। ठीक है, उसको प्रॉपर आपको रीजन बताना होगा। और इस तरीके की जो स्वतंत्रताएं हैं वो इसमें आर्टिकल 22 में दी गई हैं। साथ ही साथ आपको अगर अरेस्ट कर लिया गया तो विद इन 24 आवर्स में आपको नजदीकी के जो पुलिस स्टेशन वगैरह होगा वहां पर आपको, कोर्ट जो होगा वहां पर भी आपको ले जाना होगा। नजदीकी कोर्ट में जो आपको ले जाना होगा उसमें आने जाने का जो समय होगा वो काउंट नहीं होता है। एक हमारे यूपी में कानपुर में जो अभी पिछले हाल के दिनों में एक हत्याकांड हुआ था, उसके बाद पुलिस काफी एक्टिव हो गई थी। एक वहां पर फिर जीप पलट उलट गई थी, तो वो सारी कहानियां भी हुई थी। तो वहां पर इस सभी बातों को देखने को हमको मिला था। तो इस तरह के हमको तो चीजें देखने को मिलती रहती है। हैदराबाद में इशू जो हुआ था उसके बाद भी ये सारी चीजें देखने को मिली थी। तो गिरफ्तार या हिरासत में लेने से पूर्व सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ मनपसंद वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। हिरासत में लेने न्यायालय के समक्ष ले जाना होगा और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। और यह रक्षोपाय ये भी है और संविधान द्वारा व्यक्ति को प्राप्त है। चलिए, इसमें कानूनी अधिकार पर स्वायत्ता जैसे विषयों पर बल दिया जाता है। इसमें जो निवारक नजरबंदी है वो थोड़ा सा एक टॉपिक बनता है। इसका हम एग्जांपल जैसे ले लेते हैं अगर, तो आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो फारूक अब्दुल्ला और मैडम जी को, वहां की जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रहा करती थी, काफी उलझुल बातें करती थी, फारूक अब्दुल्ला के बेटे को, इन सभी लोग को क्या किया गया, एहतियातन बंद कर दिया गया। ठीक है, नजरबंद कर दिया गया। तो ये इस तरीके के इसमें कॉन्सेप्ट एक बन जाते हैं, क्योंकि संविधान में इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि कितने समय तक के लिए दिया जाएगा। और जब इस तरीके का बात होगा कि कितना देर तक रखना है, तो मैक्सिमम इनको 3 महीने है। 3 महीने से आगे बढ़ाना है तो फिर एक कमेटी बनेगी जिसमें अध्यक्ष जो होंगे हाई कोर्ट के जज होंगे, या उस रिटायर्ड जज होंगे, या उस समकक्ष अधिकारी होंगे। तो इस तरीके से निवारक नजरबंदी जो इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वगैरह भी गई थी। तो बाद में तो खैर जब स्थिति सामान्य हुई तो सरकार ने खुद ही छोड़ दिया उन लोगों को। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा था जो उस समय इश्यू बन गया और भविष्य में इसमें प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्टिकल 23 और 24, इसके बाद जो हमारे आर्टिकल अब बनते हैं ये दोनों बहुत ही आप याद रख सकते हैं कि मानव तस्करी एवं बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध आर्टिकल 23 में लगता है।
और आर्टिकल 24 के तहत चाइल्ड लेबर को अप टू एज ऑफ 14, ये बस आप याद रखिएगा कि 14 साल तक प्रतिबंध है। ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। हालांकि इसमें थोड़े से सरकार ने कुछ नियम वगैरह बना रखे हैं कि आप अपने घर के ही अगर उद्यम में हाथ बटा रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। और छोटे छोटे मतलब इस तरीके की उन्होंने चीजें बना रखी हैं। और कुछ ये भी स्पेसिफाई किया है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर हेजार्डस इंडस्ट्री है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज में आप कार्य कर सकते हैं। तो वो चीजें इतना डिटेल में आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 25, 26, 28, 27 ये सारी चीजें जो हैं, ये जो है जैसे सबरीमाला विवाद हो गया, अयोध्या का मुद्दा हुआ, ये सारे मुद्दे जो आते हैं मेंस में आते हैं। लेकिन अगर हम मोटा मोटा कहें तो आर्टिकल 25 में अपने धर्म को मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म आप मानते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के अनुसार। आपको अपने धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार है, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो टैक्सेस वगैरह लगाती है सरकार, वो उसमें इस तरीके से उसमें जो रिलैक्सेशन है उसका भी अधिकार दिया गया है। कर शुल्क वगैरह जो लगते हैं उसमें कई जगहों पे जैसे मंदिर वगैरह में होता है कि उनमें कर से स्वतंत्रता दी गई हुई है। तो ये सारे अधिकार आर्टिकल 27 से हमको मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ सर्टेन एजुकेशन सेंटर, जैसे आप किसी विद्यालय में अगर जा रहे हैं, या तो आप एएमयू में पढ़ रहे हो, या आप किसी कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो, या किसी आप जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हो, या बीएचयू में पढ़ रहे हो, तो अगर वो इंस्टीट्यूट रन किया जा रहा है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कि कोई कॉन्वेंट स्कूल हो गया, तब तो उनको अधिकार है भाई कि अपने धर्म वगैरह वाली शिक्षा आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं अगर सरकारी है या धार्मिक इस तरीके की इंस्टीट्यूट है जो मतलब कि धार्मिक सरकार का उसमें वित्त पोषण लगा हुआ है, तब आप वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर धार्मिक है कोई इंस्टीट्यूट तो वहां पर वो धार्मिक शिक्षा दे देंगे, हाँ भैया धार्मिक इंस्टीट्यूट है, जैसे मदरसे वगैरह हो गए, वहां पे धर्म की शिक्षा दी जाती है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज है, स्कूल है, तो अगर उसको जैसे आप मैंने अभी कॉन्वेंट की बात की, तो अगर जैसे आप जाते हैं कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज है, वो कहे कि भाई हम यहाँ पर ये हम जो मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है कुरान की शिक्षा या बाइबल की शिक्षा हम देना चाह रहे हैं, तो बिना आपके पेरेंट्स के परमिशन के वो शिक्षा वो नहीं दे सकते हैं। मतलब चूंकि वहां पे बच्चे तो बालिग होंगे नहीं, तो उनके पेरेंट्स से पूछा जाएगा प्राइवेट स्कूलों के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, कि क्या आपके बच्चों को हम ये शिक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये बातें 25 से 28 में आती हैं। अगर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है चीजें, सिर्फ मेंस के मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके जो भी हित के कार्य होंगे उनमें संरक्षण देगी राज्य। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट सर्टेन एजुकेशनल सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशन, कोई अल्पसंख्यक समुदाय है तो अब उसको अपना एक विद्यालय इंस्टीट्यूट वगैरह बनाने की स्वतंत्रता होगी, ये बात इसमें कही गई। चलिए आर्टिकल 32 जिसको अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा क्यों कहा है, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, क्योंकि आपको जितने ये अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें अगर कोई कटौती हो रही तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट हालांकि 226 में आता है, यहाँ पर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की बात है, ठीक है। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट हैज पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स पार्शियली और कंप्लीटली, जैसे हमारे जो सीआईएसएफ के लोग हो जाते हैं, बीएसएफ के लोग हो जाते हैं, आर्मी के हमारे मतलब जो मेन लोग हैं, उनको क्या होता है कुछ अधिकार नहीं होते हैं। और कुछ अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो कौन कौन से होंगे, इसकी जो शक्ति दी गई है किसको दी गई है, संसद को दी गई है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सारी चीजें जो हैं ये हैं किसमें आती हैं हमारे, कि संसद को ये अधिकार है, ठीक है। और इसमें किस तरह से आर्टिकल 34 में बताया गया है कि सेना का शासन वगैरह रहेगा, तो फंडामेंटल राइट्स उसी तरह से रहेंगे। जब हमने बात की थी जैसे कि 19 कब होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो 19 अपने आप वो हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। उसके बाद संसद नए कानून बना सकती है और
सजा का प्रावधान कर सकती है। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का या कुछ ऐसा देश के लिए कुछ गलत कार्य करने की कोशिश कर रहा है जो एकता अखंडता के लिए खतरा है, तो वो क्या कर सकती है संसद, नए कानून भी बना सकती है। नए कानून कैसे बनाए, 21A को यहाँ पे ले आए थे ना, और उसमें क्या किया, उसके बाद वीकर सेक्शन को आरक्षण देने का भी काम जब किया गया, तो भी कहीं न कहीं यहीं पे आया, क्योंकि वहाँ पर वीकर सेक्शन पहले नहीं हुआ करता था, वीकर सेक्शन अभी इसमें आ गया है। तो मतलब सरकार अच्छे कामों के लिए जो कानून या सजा का प्रावधान करना चाहे, वो कर सकती है, ठीक है? बाकी सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर बैठा ही हुआ है। तो ये हमारे बहुत ही डिटेल में फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को अब तक कवर किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक चीज को आपने समझ लिया होगा। अगर कोई पॉइंट आपका रहता है जिस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप डिस्कशन में या चैट बॉक्स में आंसर को भेज सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। लास्ट में थोड़ा सा जल्दी हुआ है, वो जल्दी इसलिए हुआ है क्योंकि प्री के लिए अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। मेंस में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिस्कशन के पॉइंट्स उसमें बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट नहीं बनते हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।